हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस अब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत की मिट्टियों के बारे में चर्चा की थी। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की कृषि। भारत की कृषि, भारत की कृषि मतलब मिट्टी में ही क्या करेंगे हम? मिट्टी में क्या करेंगे हम? कृषि करेंगे, यानी कि धरातल का वह ऊपरी भाग जिसमें हम कृषि योग्य काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? मिट्टी। और उस मिट्टी में हम क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, यानी कि खेती कर रहे हैं। आज का वही है हमारा क्या टॉपिक, यानी कि भारत की कृषि। देखो, यानी कि धरातल का वह ऊपरी सतह जिसमें मानव अपनी आवश्यकता की सामग्री का क्या करता है? उत्पादन करता है, उसे क्या कहते हैं? भारत की कृषि कहते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम, कृषि को प्रभावित करने वाले कारण। कृषि को प्रभावित करने वाले कारण। यानी कि कौन कौन से कारक हैं जिनसे हमारी कृषि क्या होती है? डिस्टर्ब होती है, यानी कि प्रभावित होती है। कौन कौन से में कारक हैं जिनसे हमारी कृषि क्या होती है? प्रभावित होती है। उसमें हमारा सबसे पहला कारक आता है इसमें वर्षा। क्या सबसे पहला कारक आता है इसमें? वर्षा। सबसे पहला कारक कौन सा आता है हमारा इसमें? वर्षा। अब आपको लगेगा कि सर वर्षा कैसे प्रभावित कर रही है, कि वर्षा हमारी कृषि को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला आती है हमारी वर्षा। वर्षा किस प्रकार से प्रभावित करेगी? सपोज करो कोई, क्योंकि हमारी कृषि किस पर निर्भर है? भारत की कृषि किस चीज पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। यदि सपोज करो किसी वर्ष वर्षा नहीं हुई, यानी कि किसी वर्ष या किसी साल बरसात हमारे देश में नहीं हुई, तो उस साल हमारे देश में कैसी स्थिति होगी? तो उस साल हमारे देश में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी? सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए वर्षा क्या करती है? हमारी कृषि को प्रभावित करती है। क्या करती है? वर्षा हमारी कृषि को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा कारक आता है इसमें हमारा मृदा। दूसरा कारक आता है हमारा इसमें क्या? मृदा। मृदा भी हमारी कृषि को क्या करती है? प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है वो मैं भी आपको बताऊं। दूसरा कारक प्रभावित करता है हमारी मृदा। मृदा माने मिट्टी। ये किस प्रकार से प्रभावित करता है? सपोज करो किसी क्षेत्र में हमारी काली मिट्टी पाई जाएगी, काली मृदा पाई जाएगी, किसी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो यदि देखो, जलोढ़ मिट्टी में हम किसका प्रोडक्शन करेंगे? चावल का। यदि हम काली मिट्टी में चावल का प्रोडक्शन करें तो क्या नहीं होगा? क्योंकि चावल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जा? जलोढ़ मिट्टी। तो इसलिए मृदा भी क्या करती है? हमारी कृषि को क्या करती है? प्रभावित करती है। तीसरा कारक आता है इसमें हमारे बीज। क्या आते हैं? बीज। चौथा कारक आता है इसमें मशीनरी। और इससे अगला कारक आता है हमारे कृषक। ये 5 कारक क्या करते हैं? हमारी कृषि को। और एक कारक हो रहा है इसमें उर्वरक। कृषक से पहले डालते हैं उर्वरक, उसके बाद देखो कृषक। देखो वर्षा, देखो हमारी कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वर्षा, जिनसे हमारी कृषि क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। यदि ये चीजें हमारी फसल के अनुकूल ना हुई तो हमारी कृषि क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। यदि ये चीजें हमारी अनुकूल हुई तो ये मतलब कि हमारी फसल क्या होगी? अच्छी होंगी। फसल अच्छी होंगी तो भारत क्या है? भारत में कृषि भी अच्छी होगी। क्योंकि हमें पता है भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। वो कैसे? क्योंकि भारत में लगभग 55% हमारी क्या की जाती है? भारत की 55% भारत में क्या की जाती है? कृषि की जाती है। भारत के लगभग 55 यानी कि 55% भूभाग पर हम क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और कृषि भारत क्या है? भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है। तो इस कृषि, जब भारत कृषि प्रधान देश है तो फिर
कृषि को कुछ ना कुछ कारक ऐसे होंगे जिसको प्रभावित करते होंगे। तो सबसे पहले कहते प्रभावित करती है वर्षा। वर्षा को ही कहते हैं हम वर्षा। तो भारत में किस प्रकार की मानसून पाई जाती है? तो भारत में जो कृषि है ना वो मानसूनी प्रकार की कृषि है। तो भारत में कैसी कृषि की जाती है? मानसून। यदि मानसून आपके अनुकूल वर्षा कर रहे हैं तो आपकी कृषि कैसी होगी? अच्छी होगी। यदि मानसून आपके अनुकूल वर्षा नहीं कर रहे हैं तो हमारी कृषि क्या होगी? इससे प्रभावित होगी। ये तो पहला कारक आप कृषि को प्रभावित करने वाली वर्षा। दूसरी मैंने आपको बता दी मिट्टी। सपोज करो आपकी वर्षा भी ठीक ठाक हुई, मानसून भी आपके कृषि के हिसाब से अच्छे हैं और आपकी मिट्टी भी अच्छी है और आपके पास बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं है, आपके पास बीज अच्छे किस्म के नहीं है, तो आपकी बताओ कृषि अच्छी होगी? नहीं। तो हमें बीज भी कैसे चाहिए? उच्च क्वालिटी का चाहिए, यानी कि उच्च किस्म के चाहिए। और बीज के साथ हमें क्या क्या चाहिए? अच्छी मशीनरी चाहिएगी, अच्छे उर्वरक चाहिएंगे और इन सबको करने के लिए एक अच्छा किसान भी चाहिएगा। तो ये क्या थे? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब देखो ये सारी चीजें, ये 5 चीजें तो मानव के पास प्रचुर मात्रा में होती थी जिस समय हम आजाद हुए थे। तो ये चीजें तो हमारे पास लगभग 90% तो ये चीजें हमारे पास थी, लेकिन हमारे पास उस समय उच्च कोटि के बीज नहीं थे, यानी कि अच्छे किस्म के बीज हमारे पास आजादी के बाद नहीं थे, क्योंकि हम 1950 में क्या हुए थे? आजाद हुए थे, ब्रिटिश से क्या हुए थे? हम आजाद हुए थे। और 1950 से लेकर 1960 के दशक में, कब से कब तक? 1950 से लेकर 1960 के दशक में भारत में क्या हुई थी? जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, क्योंकि हम आजाद हुए तो हमने अपनी पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया। तो हमने जब पॉपुलेशन को बढ़ाया और हमारे पास जो कृषि है, जो लोगों को खाना खिलाने के लिए क्या हो गया? अनाज की कमी पड़ेगी, चावल की कमी रहेगी, क्योंकि सपोज करो पहले भारत में होता था सपोज करो 10 किलो गेहूं और खाने वाले भी कितने थे? 10 ही थे। ये थी 1950 की कंडीशन। 1960 में कंडीशन क्या बन गई? गेहूं तो 10 किलो ही है, लेकिन खाने वाले हो गए 25 जने, तो बताओ कमी आएगी नहीं आएगी? तो इसे देखते हुए क्या हुआ? भारत में भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो उसी समय एक व्यक्ति थे MS स्वामीनाथन। एक व्यक्ति थे MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति लेके आए। कौन सी क्रांति लेके आए? हरित क्रांति, जिसका संबंध है खाद्यान्नों से। किससे था इसका संबंध? खाद्यान्नों से था। तो ये जो MS स्वामीनाथन थे, ये गए कहां पे? MS स्वामीनाथन गए मैक्सिको में। कहां पे पहुंचे? मैक्सिको में। और मैक्सिको से जो लाई है उच्च कोटि के बीज। कैसे बीज? उच्च किस्म के बीज, उच्च जो अच्छे किस्म के बीज थे। यानी कि जो भारत में बीज थे वे क्या थे? यदि हमने सपोज करो 1 किलो अपने खेत में बोया तो वो प्रोडक्शन दे रहा था 2 किलो। तो ये जो 2 किलो प्रोडक्शन हुआ हमारा, ये तो हमारे इन 25 लोगों का पेट नहीं भर पा रहा था। लेकिन फिर MS स्वामीनाथन 1960 के दशक में कहाँ गए? मैक्सिको गए, क्योंकि मैक्सिको में हमारे आज़ाद होने से पहले ही हरित क्रांति हो चुकी थी। तो MS स्वामीनाथन गए मैक्सिको से लाए उच्च कोटि के बीज। तो ये वहाँ से लाए थे गेहूं के उच्च कोटि के बीज लेकर आए थे। कैसे बीज लेकर आए थे? गेहूं के उच्च कोटि के। यानी कि यदि हम इसके 1 किलो बीज को अपने खेत में बोएंगे तो लगभग 5 से 6 kg का क्या मिल रहा था? हमें प्रोडक्शन मिल रहा था। 5 से 6 किलो का हमें क्या मिल रहा था? प्रोडक्शन मिल रहा था। जब हमें 5 से 6 किलो का प्रोडक्शन मिल रहा है और उससे पहले में 1 किलो बोने से कितना का प्रोडक्शन मिल रहा है? 2 किलो का। यहाँ कितना मिल गया? यहाँ तो दुगुना प्रोडक्शन मिला। यहाँ कितना मिल रहा है? लगभग 4 गुना प्रोडक्शन। तो हमने क्या किया? हरित क्रांति हुई थी भारत में 1967-68 में, यानी कि 1960 के दशक का मतलब हो गया 1960 से लेकर 1970 के बीच में। और एक्यूरेट समय था इसका 1967-68 में भारत में क्या हुई? हरित क्रांति। उसमें क्या किया हमने? जो हमारे MS स्वामीनाथन थे वो गए मैक्सिको से लाए उच्च कोटि के बीज, जो क्या कर रहे थे? अच्छा प्रोडक्शन दे रहे थे हमें। जब हमें अच्छा, देखो हमें वर्षा भी हमारी ठीक ठाक हुई, मिट्टी भी हमें ठीक मिल गई, हमें बीज भी उच्च कोटि के मिल गए और अच्छी मशीनरी मिल गई, तो भारत क्या बन गया? फिर
फिर कृषि पर भारत क्या होना शुरू हो गया, आत्मनिर्भर होना शुरू हो गया। जब भारत कृषि पर आत्मनिर्भर होना शुरू हुआ तो फिर कहा गया भारत कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। तो ये थी हमारे कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। तो यही से क्वेश्चन बनता है, जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे था, खाद्यान्नों से था। इसी प्रकार बहुत सारी क्रांति हुई भारत में, क्योंकि हरित क्रांति का संबंध किससे था, खाद्यान्नों फसलों से, यानी कि जिनसे हमारे अनाजों की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से भारत में अनेक समय पर बहुत सारी क्रांति हुई। तो उन क्रांतियों को हम देखते हैं, उन क्रांतियों को क्या करते हैं हम देखते हैं। तो भारत में ऐसी बहुत सारी क्रांति हुई, जैसे हमारी बहुत बार पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किन से है, तो खाद्यान्न फसलों से हमारी हरित क्रांति का संबंध कब हुई थी हमारी, 1967-68 में। आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक कौन था, तो हरित क्रांति का जनक थे हमारे MS स्वामीनाथन, जिनकी अभी हाल फिलहाल में क्या हुई, मृत्यु हुई थी। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है हमारा, खाद्यान्न फसलों से है हमारा। दूसरी आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध है हमारा दूध उत्पादन से। किससे है, दूध उत्पादन से है। आपसे पूछेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है हमारा दूध से, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है हमारा। इसके तहत हमने चलाया था ऑपरेशन फ्लड, और ऑपरेशन फ्लड चलाया था हमने। आपको कमेंट करके बताना है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है भारत में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। जैसे मैंने बता दिया हरित क्रांति का, क्योंकि पूछता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है हमारे दूध उत्पादन से। तीसरी आती है हमारी नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो नीली, बताओ मछली का रंग कैसा हो, यदि आपने देखी होगी मछली, तो मछली का रंग देखने को मिलता है नीला रंग का। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है हमारा, तो नीली क्रांति का संबंध है हमारा मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन से। तो मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हुई थी भारत में, तो मछली उत्पादन से संबंधित भारत में कौन सी क्रांति हुई थी, नीली क्रांति। तो आपसे पूछेगा कि मत्स्य पालन से संबंधित भारत में कौन सी क्रांति हुई थी, वो दे देगा भूरी क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है हमारा, तो नीली क्रांति का संबंध है हमारा मत्स्य पालन से। उसके बाद आती है हमारी भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है हमारा, तो भूरी क्रांति का संबंध है हमारा कोको से, मतलब कॉफी से। तो कॉफी से पूछेगा कोको से संबंधित क्रांति या कॉफी से संबंधित क्रांति कौन सी हुई थी, भूरी। या भूरी क्रांति संबंधित है हमारे उर्वरकों से। किससे, उर्वरकों से। भूरी क्रांति का संबंध हमारे 200 है, एक तो कॉफी उत्पादन से, दूसरा उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, इसके बाद आती है कौन सी क्रांति, रजत क्रांति। रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का संबंध हमारे किससे, अंडे से। अंडा कैसा हो हमारा, व्हाइट कलर का। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है हमारे, अंडे से। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है हमारा, तो रजत क्रांति का संबंध है हमारा अंडे से। उसके बाद आती है लाल क्रांति। पूछेगा कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, किस फसल या किस उत्पादन से है। तो लाल, देखो यदि आपने देखा होगा टमाटर का रंग भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और मछली, और जो मांस होता है उसका रंग भी अंदर से कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस से। तो टमाटर और मांस से संबंधित भारत में कौन सी क्रांति हुई थी, तो टमाटर और मांस से संबंधित भारत में हुई थी लाल क्रांति। उसके बाद आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, देखो मत्स्य पालन से हुई थी नीली क्रांति, लेकिन एक विशेष मछली है झींगा मछली, जिसके आगे दो सीख वो नहीं होती, क्या मूछ सी होती है, उसे कहते हैं झींगा मछली या प्याज। प्याज का रंग भी कैसा देखा हुआ है आप, गुलाबी सा रंग होता है, गुलाबी सा। और झींगा मछली का रंग भी कैसा होता है, गुलाबी। तो झींगा मछली का संबंध किस क्रांति से है, गुलाबी क्रांति। एक आती है बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति, एक आती है हमारी बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, कौन सी क्रांति, बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का संबंध है हमारा मसाले से, मसालों से संबंधित। एक ऐसे मैं बादामी में लास्ट में क्या गया, मैं और मैं से ही जोड़ देना आपको मसाले। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है हमारा, तो बादामी क्रांति का संबंध है हमारा
मसालों से। एक आती है फिर सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का संबंध है हमारा फलों से। फलों से संबंधित कौन सी क्रांति हुई थी भारत में? तो फलों से संबंधित हुई थी हमारी सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है हमारा? सुनहरी क्रांति का संबंध है हमारा फलों से। फिर हुई थी हमारी सौफ्रान क्रांति। तो सौफ्रान क्रांति का संबंध हमारी केसर की खेती से। किससे है संबंधित? केसर की खेती से। और भारत में केसर किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसे भी एक विशेष प्रकार की किस मिट्टी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इस मिट्टी को क्या कहते हैं हम? करेबा। क्या कहते हैं हम? करेबा। तो इस करेबा मिट्टी में क्या होती है? हमारी केसर की खेती होती है। और इस केसर से संबंधित कौन सी क्रांति हुई थी? सौफ्रान क्रांति। तो सौफ्रान क्रांति का संबंध किससे है हमारा? तो सौफ्रान क्रांति का संबंध है हमारी केसर से। फिर आती है हरित सोना क्रांति। देखो हरित क्रांति अलग है, हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है हमारा? जो हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, नहीं बड़े बड़े बांस देखने को मिलते हैं, तो उन बांसों से संबंधित है हमारी हरित सोना क्रांति। उसे हरा सोना बोलते हैं हम, क्योंकि इसकी यदि आप देखोगे मार्केट में बहुत ही कॉस्टली बिकती हैं चीजें। बांस की यदि मार्केट में वैल्यू देखोगे ना, वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए बोलते हैं इसे हरा सोना। यानी कि हरित सोना क्रांति का संबंध किससे? हमारा बांस से है। फिर पूछेगा देखो रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध देखो यहां लिखा हुआ, रजत क्रांति कपास और रजत क्रांति अंडा। तो रजत क्रांति दो चीजों से संबंधित है हमारी। हरित रजत क्रांति दो चीजों से संबंधित है हमारा। इसे रजत क्रांति को ही बोलते हैं सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति हिंदी में देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार से, सिल्वर। तो ये तो आपको रजत क्रांति पूछ ले या सिल्वर क्रांति पूछ ले, तो दोनों का संबंध किससे? हमारा कपास और अंडे से संबंधित है हमारी सिल्वर या रजत क्रांति। एक बार पूछा था गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है हमारे आलू से, क्योंकि आलू कैसे होते हैं? गोल। आलू कैसे पाए जाते हैं? गोल। तो उस गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। फिर आती है सुनहरा रेशा क्रांति। इस रेशे से क्या बनती है हमारी? क्योंकि जूट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक जीव होता है हमारा, उससे वो क्या करता है? रेशा बनाता है। रेशा, उस रेशे से ही बनती है हमारी जूट। तो सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध है जूट से, और सुनहरी क्रांति का संबंध है फलों से। यदि दे दिया सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट से है और सुनहरी क्रांति का संबंध है फलों से, तो ये कुछ कृषि से संबंधित हमारी क्रांति हुई थी, जिससे क्या किया था हमने? भारत में इन फसलों का क्या किया था? प्रोडक्शन किया था। क्योंकि फसल के अंतर्गत ही आते हैं हमारे, चाहे मछली पालन कर लो, चाहे मुर्गा पालन कर लो, चाहे सुअर पालन कर लो, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी सारी कृषि के अंतर्गत। क्योंकि कृषि को हमने किस में ले रखा है? प्रथम प्राइमरी सेक्टर। तो कृषि हमारा कौन सा? यदि इकोनॉमिक के हिसाब से बात करें तो कृषि क्या है हमारा? इकोनॉमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। तो इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमने किसको ले रखा? कृषि को। यह भी पूछता है कि कृषि कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। तो कृषि भारत का कैसा क्षेत्र है? इकोनॉमिक्स के हिसाब से कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। और इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या क्या लेंगे? चाहे हम कुम्हार को ले ले, चाहे हम मुर्गा पालन ले ले, चाहे हम सुअर पालन ले ले, चाहे हम मछली पालन ले ले, चाहे हम फलों का उत्पादन ले ले, ये सारे के सारे क्या है? हमारे प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये कुछ क्रांति थी हमारी किससे संबंधित? कृषि से संबंधित। और भारत की इसके बाद आती है हमारी देखो, इसके बाद आती है, क्योंकि भारत में तीन ऋतुएं पाई जाती है, एक शीत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु, एक बरसात ऋतु, वर्षा ऋतु। तो इन ऋतु के हिसाब से हमने भारत की कृषि को 3 भागों में बांटा हुआ है। ऋतुओं के हिसाब से भारत की कृषि को कितने भागों में बांटा? ऋतुओं के आधार पर भारत की कृषि को
3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। फिर बात करेंगे रबी की फसल, फिर बात करेंगे एक होती है हमारी रबी की फसल, उसके बाद हम बात करेंगे जायद की फसल। और उसके बाद बात करेंगे हम खरीफ की फसल। पूछता है आपसे कि कौन सी फसल हमारी खरीफ की फसल है, कौन सी हमारी जायद की फसल है और कौन सी हमारी रबी की फसल है। देखो, रबी की जो फसल है इसकी जो बुआई की जाती है, इसकी बुआई की जाती है हमारी अक्टूबर नवंबर माह में। किस माह में? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर माह में रबी की फसल की क्या की जाती है? बुआई की जाती है। और इसकी जो कटाई होती है हमारी, वो होती है मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल के माह में रबी की फसल की क्या होती है? कटाई होती है। और बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर के माह में हम फसल बोते हैं। और जो फसल, कहने का मतलब ये है, जिन फसलों की बुआई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं और कटाई क्या करते हैं? मार्च अप्रैल में करते हैं। तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं? रबी की फसल। या इनको एक नाम और दिया जाता है, शीतकालीन फसल। शीतकालीन फसल। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में क्या है, भारत में सर्दी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि शीत आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं शीतकालीन फसल, या बोलते हैं रबी की फसल। क्योंकि इन फसलों को क्या चाहिए? टेम्परेचर कैसा चाहिए? जिस समय इनकी बुआई होगी तो उन्हें क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिएगा। तो और पानी की मात्रा क्या चाहिएगी? पानी की मात्रा भी क्या चाहिए? थोड़ी कम चाहिएगी। पानी की मात्रा में भी क्या चाहिएगी? कम चाहिएगी। जब इसकी क्या होगी? बुआई होगी। लेकिन जब इनकी कटाई होती है ना, उस समय क्या हो जाता है? टेम्परेचर अधिक और पानी की मात्रा क्या चाहिएगी? से निम्न। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं? रबी की फसलें। और रबी की फसलों को ही कहते हैं शीतकालीन फसलें। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें हम रबी की फसल या शीतकालीन फसल कहेंगे? तो ऐसी फसल है भारत में, जैसे नवंबर में आप कौन सी फसल बोओगे? गेहूं, सरसों, चना, आलू, जौ, मसूर, और जितनी भी आपके आसपास क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे ना, जो नवंबर अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोई होंगी वो सारी। लेकिन कुछ तो महत्वपूर्ण है ना, पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है। वो दे देगा चावल, धान, चावल, तरबूज और गेहूं। तो कौन सी फसल रबी की है? तो रबी की फसल हमें पता होना चाहिए किस समय बोई जाती है। तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर माह में और उसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। तो जो ऐसी फसल होगी जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाएगी और उसकी कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में क्या होगी? उसकी क्या होती है? कटाई होती है। तो ऐसी फसलों को ही बोलते हैं हम रबी की फसल, या बोलते हैं शीतकालीन फसल। तो भारत में ऐसी बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी फसल है, कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे गेहूं में बोलते हैं हम सरसों। इस समय ही हमें चने का साग भी देखने को मिलता है। कैसा साग? चने का साग। उस चने से ही क्या होता है? चने का प्रोडक्शन होता है। आप देख रहे होंगे इन्हीं माह में आलू की बुआई भी होती है हमारी। और जो, क्योंकि गेहूं जो टेम्परेचर गेहूं को चाहिए वही टेम्परेचर किसको चाहिएगा? जौ को चाहिएगा। और इसी समय बोलते हैं मसूर। तो ये कैसी फसलें थी? ये सारी की सारी रबी की फसलें थी। इससे अगली फसल आती है हमारी जायद की फसल। कौन सी फसल? जायद की फसल। यानी कि ऐसी फसल जो अप्रैल मई जून, नहीं अप्रैल मई जून, कब? अप्रैल मई जून। ऐसी फसल जो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून, यानी कि ऐसी फसल जिनकी बुआई तो होती है अप्रैल में। बुआई कब होती है हमारी?
अप्रैल में, और मई जून तक क्या हो जाती है इनकी कटाई। यानी कि ऐसी फसल जिनको लगभग 3 महीने का समय लगता है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि इन 3 महीनों में इनकी बुआई भी होगी और इनकी कटाई भी हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे हम? खरीफ की फसल। और हमें पता है ये कैसी फसल है, क्योंकि इन महीनों अप्रैल में क्या होनी शुरू हो जाती है भारत में? गर्मी। और गर्मी को मौसम को क्या कहते हैं हम? ग्रीष्मकालीन फसलें। इन्हें फसलों क्या कहेंगे? ग्रीष्मकालीन फसल। तो जो ग्रीष्मकालीन फसल होगी इन्हें क्या होते हैं? इनमें जल की मात्रा अधिक होती है। इन फसलों में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? इन फसलों में जल। तो ऐसी फसल जिनमें जल की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। और जिन फसलों की बुआई लगभग हम मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के बीच में हम क्या कर देते हैं? इनकी बुआई कर लेते हैं। और मई के अंतिम सप्ताह और पूरे जून में हम क्या करते हैं? इनकी कटाई करते हैं। तो ऐसी फसल को क्या बोलते हैं? जायद की फसल। ये किस समय बोई जा रही है? गर्मियों के समय में, तो इन्हें ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। क्योंकि इन फसलों में क्या होती है? जल की मात्रा, इन फसलों में क्या होती है? जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं ग्रीष्मकालीन फसल। इसके अंतर्गत हम किन किन फसलों का प्रोडक्शन करेंगे? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, और हमारी जितनी भी हमारी सब्जियां। वैसे तो आप देखते होंगे सब्जी हमारी, चाप, खीरा देख लो, ककड़ी देख लो, पर भारत में 12 के 12 महीने पाई जाती है। लेकिन जो मौसमी फसल होती है, जो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से आती है, तो वो कौन सी है? इनका खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, इनका असली टाइम पीरियड क्या है? अप्रैल, मई, जून। तो क्योंकि एक ऐसी फसल है जायद की फसल, क्योंकि आपको पता होगा खीरे में भी पानी की मात्रा प्रचुर होती है। बोलते हैं ना गर्मियों के दिन में खीरा खाओ, खीरा खाने से क्या होगी? शरीर में पानी की पूर्ति होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इस मौसम में हम ऐसी फसलों का प्रोडक्शन करेंगे जिन फसलों में पानी की मात्रा प्रचुर होती है। तो ऐसी कौन कौन सी फसल है? खीरा है, ककड़ी है, तरबूज, खरबूज और सब्जियां। ये क्या होती है? हमारी जायद की फसल। इससे अगली आती है हमारी खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कौन सी है हमारी? जिनकी बुआई होगी हमारी जून जुलाई में। बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और इनकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगी इनकी? जून जुलाई में तो बोई जाएंगी हमारी जो फसलें, अक्टूबर नवंबर। देखो, जिन फसलों की कटाई, जिन फसलों की बुआई क्या होगी? जून जुलाई में होगी। और कटाई कब होगी? अक्टूबर नवंबर। कहने का मतलब है जिन फसलों को अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी कि टेम्परेचर क्या चाहिए इन फसलों को? यानी कि टेम्परेचर क्या चाहिए? अधिक चाहिए। और बरसात, पानी की मात्रा क्या चाहिए इन्हें? अधिक चाहिए। तो ऐसी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुआई कब होगी? जून जुलाई में, क्योंकि जून जुलाई में हमें पता भारत का टेम्परेचर क्या बहुत अधिक रहे। और कटाई कब होगी? अक्टूबर नवंबर में। और हमें पता भारत में जो वर्षा होती है वो किस समय होती है? जून जुलाई। जून के पहले सप्ताह से भारत में वर्षा होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इन फसलों को बोलते हैं हम बरसाती फसलें, या बोलते हैं इनको हम वर्षाकालीन फसल। वर्षाकालीन फसल। कैसी फसल बोलेंगे इनको? वर्षाकालीन फसल। तो ऐसी फसल जिनको जल की मात्रा क्या चाहिएगी? अधिक चाहिएगी। तो ऐसी फसल कौन कौन सी है हमारी? तो वर्षाकालीन फसल का नाम खरीफ की फसल। बुआई कब होगी? जून जुलाई में। कटाई कब होगी? अक्टूबर नवंबर में। इन्हें क्या चाहिए? टेम्परेचर अधिक। टेम्परेचर अधिक तो पानी की मात्रा भी क्या चाहिएगी? अधिक। तो भारत में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं? तो ऐसी है गन्ना, धान, गन्ना हो गया हमारा, धान हो गया हमारा, और गन्ना, धान, मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा,
और जितनी भी हमारी आपको आप लिख लेना, आपके पास जितनी भी फसल होंगी जिनमें पानी की मात्रा अधिक चाहिएगी, वे कैसी फसल होंगी? खरीफ की फसलें। तो ऋतुओं के आधार पर हमें पता भारत में 3 ऋतु पाई जाती है, एक शीत ऋतु, एक ग्रीष्मकालीन ऋतु, एक वर्षाकालीन ऋतु। इन ऋतुओं के आधार पर हमने फसलों को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में, एक रबी की फसल, एक जायद की फसल, एक खरीफ की फसल। रबी की फसल को ही बोलते हैं हम शीतकालीन, यानी कि रबी की फसल कब बोई जाएंगी? सर्दियों में, तो इसलिए बोलते हैं शीतकालीन फसल। जायद की फसल कब बोई जाएंगी? जब गर्मी होगी। गर्मी में क्या चाहिए शरीर को? पानी चाहिए। उस पानी की पूर्ति करने के लिए हम कैसी फसल बोएंगे? जायद की फसल। और खरीफ की फसल कब बोई जाएंगी? जब वर्षा होगी, क्योंकि खरीफ की फसल को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पानी की, यानी कि पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए ने एक वर्षाकालीन फसल या खरीफ की फसल। रबी की फसल की बुआई कब? अक्टूबर नवंबर माह में, यानी कि दिवाली के आसपास हम क्या करते हैं? रबी की फसलों की बुआई करते हैं। और होली के बाद से, यानी कि मार्च अप्रैल में, गांव की भाषा में बोलते हैं ना, होली के बाद से गेहूं कटने की शुरुआत होती है। तो अक्टूबर दिवाली के आसपास बुआई होगी और होली के आसपास कटाई होगी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बुआई, मार्च अप्रैल में कटाई। इन्हें क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर कम चाहिए तो टेम्परेचर कब कम होगा? सर्दियों में, तो इसलिए कह दिए शीतकालीन फसल, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो पानी की मात्रा इन्हें कम चाहिएगी। तो ऐसी कौन कौन सी फसल है? गेहूं, सरसों, चना, आलू, जौ, मसूर, और एक है रई, एक है बरसीम। एक बार पूछा था कि बरसीम कैसी फसल है? निम्नलिखित में से उसने दिया था कि निम्नलिखित फसलों में से रबी की फसल को चुनिए। उसने दे रखा था बरसीम सब्जियां, नहीं, बरसीम गेहूं, धान और ज्वार। तो बरसीम भी कैसी फसल है? रबी की फसल। फिर गर्मियों में शरीर को क्या चाहिएगा? पानी की पूर्ति करने वाली फसल। तो ऐसी फसल जिनकी बुआई अप्रैल, मई, जून में बुआई और कटाई हो जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन फसल। इसमें क्या होती है? पानी की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी फसल कौन कौन सी है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां, खरबूज, ये सारी कैसी फसल है? जायद की फसल। इसके बाद आती है खरीफ की फसल। इन्हें क्या होती है? पानी की मात्रा की आवश्यकता अधिक होती है। तो ऐसी फसल कब बोई जाएंगी? जून जुलाई में। कटाई कब होगी? दिवाली के आसपास। इसी फसल को क्या कहेंगे? वर्षाकालीन फसल। ऐसी कौन कौन सी फसल है? गन्ना, धान, मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा, और जितनी भी फसल आपको याद आ रही होंगी, तो वे कैसी फसल होंगी? खरीफ की फसल। तो ये थी वर्षा के मतलब कि ऋतुओं के आधार पर वर्षा हमारी फसलों का वर्गीकरण। इससे अगला आप सुनते होंगे नकदी फसल। आपने सुना होगा ना कि नकदी फसल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। एक सुना होगा ना नकदी फसल क्या है, तो आपको ध्यान रखना नकदी फसल। नकदी फसल या ऐसे बोलते हैं वाणिज्य फसल। तो नकदी फसल का मतलब क्या होगा? यानी कि नकदी फसल का मतलब होगा जिन्हें किसान तुरंत बेचकर तुरंत उसके हाथ में क्या आ जाता है? पैसा आ जाता है। उन्हीं फसल को क्या बोलते हैं? नकदी फसल। या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी फसलें जिनका स्टॉक किसान नहीं कर सकता, यानी कि ऐसी फसल है, नकदी फसलों के अंतर्गत हम ऐसी फसलों को शामिल करते हैं जिनका स्टॉक किसान अपने पास स्टॉक नहीं कर सकता। उन फसलों को किसान को क्या करना पड़ेगा? अपने खेत से कटाई करेगा और तुरंत ही क्या करने पड़ेगी? मार्केट में सेल करना पड़ेगा। मार्केट में उसे इन फसलों का क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं हम? नकदी फसल। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं? नकदी फसल। तो इसमें यदि डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? तो ऐसी फसल जिनका स्टॉक किसान अपने पास नहीं कर सकता। तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं? नकदी फसल। तो ऐसी कौन कौन सी फसल है? देखो, आप कैसे दिमाग लगाओगे? आप कहोगे सर सारी नकदी फसल है, गेहूं को भी बेच के पैसा मिलेगा, चावल को भी, धान को भी, गन्ने को भी, ज्वार, बाजरा, सरसों, सबको। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं, देखो गेहूं को किसान स्टॉक कर सकता है। यदि गेहूं को किसान स्टॉक करेगा तो ऐसा नहीं है वे कम हो जाएंगे।
लेकिन सपोज करो किसान ने किसका स्टॉक किया, गन्ने का स्टॉक किया, तो बताओ गन्ने का स्टॉक कर सकता है किसान? नहीं कर सकता। क्यों? कि इसका कारण ये है क्योंकि यदि किसान ने गन्ने का स्टॉक किया, उसने काट के अपने तिजोरी में इस गन्ने को रख दिया, तो गन्ना क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद सूखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए किसान इस गन्ने का स्टॉक नहीं कर सकता। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं? नकदी फसलें। तो नकदी फसलों के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करेंगे? तो नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं हमारे तंबाकू, गन्ना, धान और हल्दी, कपास। तो ये कैसी फसलें हैं? ये पांच हमारी ऐसी फसलें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नकदी फसलें। ये कैसी फसलें हैं? ये चार ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम बोलते हैं नकदी फसलें। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपको सबको पता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो इतनी नॉलेज सबको होती है कि कृषि में किस प्रकार की। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको वो करना है। आपको सबसे पहले तो लिखना है धान और एक लिखना है गेहूं। इन दो फसलों की आपको जो इनकी प्रजाति है, यानी कि इनकी किस्म है, सबसे अच्छी किस्म का धान कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा, इस प्रकार से गेहूं है। जैसे गेहूं बोलते हैं ना 302, 307, 183, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं इनके। वो पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कभी कि पूसा और जया किस फसल की किस्में हैं, या किस फसल के क्या है, ये पार्ट है। तो पूसा का चावल भारत में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल है वो पूसा कंपनी का है। ये किसकी प्रजाति है? ये धान की प्रजाति है। तो आपको इस प्रकार से लगभग 500 धान की और 5 गेहूं की प्रजाति आपको नेट से सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक बार पूछा था कि पूसा किसकी प्रजाति है, उसने दिया था गेहूं, धान, गन्ना और बाजरा। तो पूसा और जया किसकी प्रजाति है? धान की। आपको इस प्रकार से गेहूं की लगभग 4 से 5 प्रजाति गेहूं की लिखनी है और 5 ही प्रजाति आपको ध्यान की रखनी है, क्योंकि इन दो की भारत में क्या प्रधानता है। तो आपको इन दो की तो कम से कम क्या करनी है? ध्यान करनी है। इसके बाद वो एग्जामिनर पूछता है कि सपोज करो हमें करनी है अंगूरों की खेती। हमें करनी है किसकी? अंगूरों की खेती। तो अंगूरों की खेती के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हमें करना है मछली की खेती, तो मछली पालन के अध्ययन को हम क्या करना है? सपोज करो हमें गेहूं की खेती करनी है, तो ऐसा तो है नहीं हम डायरेक्टली गेहूं की खेती कर लेंगे। पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि गेहूं की बुआई किस समय में होती है, उसकी कटाई किस समय में होती है, उसको कौन कौन से उर्वरक चाहिए, उसमें कब कब पानी दिया जाएगा, उसमें कौन कौन से स्प्रे होंगे, इन सारों को क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है। तो कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, उनके बारे में हम क्या करेंगे? ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे संसाधन है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका? यानी कि जिस फसल का हमें प्रोडक्शन करना है। यदि हमें अंगूर की खेती करनी है, अंगूर के उत्पादन की हमें क्या खेती करनी है, तो उसके लिए हमें पहले कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यदि हमें अंगूर के उत्पादन के बारे में पढ़ना है तो विटीकल्चर क्या करता है? देखो, वीटी का मतलब अंगूर, कल्चर का मतलब अध्ययन, यानी कि अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। जैसे सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। यदि हमें मधुमक्खी पालन का उद्योग लगाना है तो उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। ऐसे ही है फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? यदि हमें फूलों का अध्ययन करना है तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। यदि हमें बागवानों फसलों का अध्ययन करना है तो हार्टिकल्चर, और केंचुओं का अध्ययन करना है तो वार्मिकल्चर, और फलों का अध्ययन करना है तो पोमीकल्चर को क्या करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। एक आता है पीसीकल्चर, इसमें क्या करते हैं? पीसीकल्चर में करते हैं मछलियों का अध्ययन कि किस पर कौन सी मछली है,
कौन सी खारे पानी की मछली है, कौन सी मीठे पानी की मछली है, मछली को किस प्रकार के खाना चाहिए, तो उसके अध्ययन को कहते हैं पिसोकल्चर। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारा, इसमें पूछता है कि जल में पौधे उगाने के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर, तो हाइड्रोपोनिक्स कल्चर के जल के अंदर जो पौधे उगते हैं, जैसे हमारी काई, देखा नहीं आपने, जल के अंदर क्या काई लग जाती है, तो क्या जल के अंदर जो काई लगती है, उस काई के अध्ययन को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर। ये थी हमारे कुछ कृषि से संबंधित साइंस था, जिसके अंतर्गत हम किसी फसल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे हाइड्रोपोनिक्स कल्चर है, जल में पौधों का उगाने की प्रक्रिया सीखते हैं। पिसोकल्चर हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। पोमोकल्चर में हम फलों का अध्ययन करते हैं। वर्मीकल्चर में हम केंचुओं का अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर हम बागवानी फसलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरोकल्चर हम फूलों का अध्ययन करते हैं। एपिकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। सेरोकल्चर हम रेशम पालन का अध्ययन करते हैं। और विटोकल्चर के अंतर्गत हम अंगूरों का अध्ययन करते थे। ये थी हमारी कृषि से संबंधित आज की क्लास। एक छोटी सी क्लास के अंतर्गत मैं डाल दूंगा कि भारत का कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य किस चीज में अग्रणी है। जैसे पूछ लेगा कि चावल, सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर होता है, इसके बाद पूछ लेगा गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पूछ लेगा जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है हमारा, उसके बाद पूछ लेगा मोटे अनाज सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, दलहन की फसलें या तिलहन की या दलहन की फसलें सबसे ज्यादा कहाँ होती है। इसकी मैं एक छोटी सी क्लास डाल दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूछता है कि चावल उत्पादन या धान उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो चावल में है हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से पूछेगा कि गेहूं अग्रणी में भारत का कौन सा राज्य है, यानी कि किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वो है हमारा यूपी में। जूट सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ये भी पश्चिम बंगाल में होती है हमारे। मोटे अनाज और तिलहन की फसलें होती है हमारे राजस्थान में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक या तो आप हमारी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाना, उस पर मैंने एक PDF डाल रखी है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं एक क्लास डाल दूंगा, उसमें सब कुछ होगा कि चावल उत्पादन में पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य। पूछ लेगा गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य, तो गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। कभी महाराष्ट्र हो जाए नंबर 1 पे, कभी गुजरात यूपी हो जाए, कभी यूपी हो जाए, कभी महाराष्ट्र। इस प्रकार से चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमारे पास नया डाटा है, जो हम अगली क्लास में, एक छोटी सी क्लास होगी 5 मिनट की, उसमें हम क्या कर देंगे, डाल देंगे पूरी कि पूरा डाटा कहाँ से क्या, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये थी आज की हमारी भारत के कृषि से संबंधित क्लास है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।